सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यूएसए एंड यूएसएसआर की टीम। यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। दोनों चाहते थे अपनी अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना और सुपर पावर बनना। तो इसी के साथ शुरू हुआ कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर का एंड हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ 1990s में। कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो यूएसएसआर जैसी बड़ी पावर डिसइंटीग्रेट हो गई, फेल हो गई? तो इसे जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेकेंड चैप्टर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासोमेनिया। मैं हूं प्रीति देवलाल और आज हम करने वाले हैं 12th सीबीएसई का सेकेंड चैप्टर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो ये चैप्टर है एक मूवी की तरह, जिसमें सबसे पहले हमें जानना है सोवियत सिस्टम को, और सोवियत सिस्टम को जानने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से सोवियत डिसइंटीग्रेट हो गया। ओके, एंड साथ ही साथ हम जानेंगे शॉक थेरेपी क्या थी और जो प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो उस टाइम क्रिएट हो रहे थे उनको हम समझेंगे। और क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में, तो ये जानना तो जरूरी है कि इंडिया ने किस तरह पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ डील किया, किस तरह के उसके रिलेशन थे। ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे सोवियत जो वर्ड है या यूएसएसआर वो क्या था। ओके, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स। क्या था ये? एक्चुअल में ये एक यूनियन था जिसको रूल करती थी कम्युनिस्ट पार्टी, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, लगभग 15, अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन जैसे बहुत सारे। तो इन सब ने मिलके क्या किया, यूएसए को टक्कर दिया। हम जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में जब ये सब मिल गए तो किस तरह से वहां का सिस्टम चल रहा था। सोवियत सिस्टम को समझने में आपको हेल्प करेगी मेरी ये बिल्ली। जी हाँ, ये बिल्ली आपको चुटकियों में समझा देगी कि सोवियत सिस्टम क्या था, उसकी स्पेशलिटी या फीचर्स क्या क्या थे। तो सोवियत के पास थे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस, जैसे कि ऑयल, आयरन और बहुत कुछ। इसी का इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी में, और जब इतने सारे रिसोर्सेस थे तो इन्हीं की हेल्प से यूएसएसआर ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप कर लिया, रेलवे कनेक्शन भी पूरी तरह से फैला दिया। और जब ये सब था तो वहां पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे, लाइक वो अपना सुई से लेकर जहाज तक खुद बना रहे थे, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था। और बेसिक नीड्स जो कि किसी को भी डेवलप करने के लिए चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, सब कुछ वहां पे अवेलेबल था। वहां पर कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था, सभी के पास एम्प्लॉयमेंट भी था और सभी लोग इकोनॉमी में अपना रोल प्ले भी कर रहे थे। तो जब एक सिस्टम इतना अच्छा था और देखने से ही लग रहा है कि ये कितना परफेक्ट है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हुए जो सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ। हमारी बिल्ली ने तो हमें बताया कि सोवियत सिस्टम बहुत परफेक्ट था। तो फिर सेकंड टॉपिक यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम को जानने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा चिंकी को। तो ये रही चिंकी, और चिंकी हमें बताएगी कि क्या प्रॉब्लम्स थे, क्यों यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो सबसे पहला वहां था वन पार्टी सिस्टम। कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पर 70 इयर्स तक रूल किया और किसी भी अपोजिशन को खड़ा नहीं होने दिया। धीरे धीरे कर वो गवर्नमेंट बन गई नॉट आंसरेबल फॉर सिटीजन्स, एक अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट थी, और वहां पर डेमोक्रेसी भी नहीं थी। नो फ्रीडम टू एक्सप्रेस, वहां के लोग अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। उन्होंने कोशिश की कि वो कार्टून्स बनाए और समझा पाए अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और वहां के जो इंस्टीट्यूशन थे उन्हें भी जरूरत थी इम्प्रूवमेंट की। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थी वही कहीं ना कहीं यूएसएसआर को जब इन्हें सॉल्व करने पे ध्यान देना था, तो उसके बजाय उसने ध्यान दिया आर्म रेस पे।
वो यूएसए के साथ आर्म रेस कर रहा था और ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना चाहता था, यूएसए को टक्कर देना चाहता था। और इसी चक्कर में वो भूल गया अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, मॉडिफाई करना, क्योंकि सारा बजट वो लगाता था अपने आर्म्स पे। वहां के जो सिटीजन्स थे उनकी पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस थी, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस थी, इकोनॉमिकल एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। बजाय उसको इस पे ध्यान देना चाहिए था, उसने आर्म रेस पे ध्यान दिया। जो बेसिक नीड्स थी, जो डोमेस्टिक नीड्स थी, वो कुछ भी धीरे धीरे करके क्या हुई, पूरी होना बंद हो गई। और जो भी हमें साबुन, तेल, ये सब चाहिए, वहां पर सब चीजें कम हो रही थी और वहां पर सिर्फ एक चीज बढ़ रही थी, वो थी आर्म्स। तो इसी के कारण और साथ ही साथ जो यूएसएसआर था, कहने को तो 15 स्टेट्स का यूनियन था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ कि जो रूस था उसका अलग से बोलबाला था और बाकी के स्टेट्स को लगता था कि उनका वैल्यू कम है यहाँ पर, और धीरे धीरे करके उनके मन में ऐसा आया कि उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए और स्वतंत्रता का स्वाद लेना चाहिए। मिखाइल गोर्बाचेव, एक तरफ जहां पूरा सोवियत सिस्टम वीक पड़ रहा था, वही 1980 में जनरल सेक्रेटरी बने ये कम्युनिस्ट पार्टी के। और इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि सिस्टम को इम्प्रूव करना है, कंट्रोल करना है, उसकी जो हालत बिगड़ रही है उसको। इन्होंने कोशिश की कि ये वहाँ के सिटीजन्स की बात समझ पाए और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाए, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए। लेकिन ना तो ये वहाँ के सिटीजन्स को सेटिस्फाइड कर पाए और ना ही ये अपनी पार्टी को। इनकी पार्टी के लोग ही इनके खिलाफ हो गए और इन पे ब्लेम करने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इनको जनता का भी विरोध सहना पड़ा और पार्टी का भी विरोध सहना पड़ा। तो जहां इनको सोवियत सिस्टम इंप्रूव होने की उम्मीद थी, वहीं सोवियत डिसइंटीग्रेशन में इन्होंने रोल प्ले किया। इनकी पॉलिसीज ने सोवियत डिसइंटीग्रेशन में रोल प्ले किया। शॉक थेरेपी, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें शॉक भी लग रहा है और थेरेपी भी हो रही है। तो अगर हम इससे सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो जब एक लड़की की होती है शादी और विदाई, तो उसे लगता है थोड़ा सा शॉक, लेकिन जब उसकी विदाई हो जाती है तो उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है और वो उस लड़की के लिए होती है एक थेरेपी। तो इसी तरह जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सारे स्टेट अलग अलग हो गए। अब उन्हें जरूरत थी संभलने की, क्योंकि वो पहले से ही बहुत खराब हालत में अलग हुए थे। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ लेकर आए शॉक थेरेपी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे और सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, उनको कम्युनिज्म या सोशलिज्म से हटाकर लिबरलिज्म की ओर लेकर आना था। कम्युनिज्म में गवर्नमेंट क्या करती थी, सबको इक्वली बांटती थी। सोशलिज्म इसी बात का सपोर्ट करता है। लेकिन जब लिबरलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल को राइट्स मिल जाते हैं और प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के इफेक्ट्स की, तो इसका सबसे बड़ा, इसको हिस्ट्री का लार्जेस्ट गैराज सेल बोला गया, क्योंकि 90% जो इंडस्ट्रीज थे गवर्नमेंट के कंट्रोल में, स्टेट के कंट्रोल में, उन सबको नीलामी कर दिया गया उनका, और प्राइवेट कंपनीज को बहुत ही कम दाम में बेच दिया गया। और जब इकोनॉमी इफेक्ट हुई, पूरी तरह से मार्केट इफेक्ट हुआ, तो सबसे ज्यादा असर पड़ा रूबल, वहां की करेंसी थी, उस पे, और वो करेंसी बहुत ही गिर गई, डाउन हो गई। इसके बाद जीडीपी भी बहुत डाउन हो गई और फार्मिंग मेथड जो था वो भी बदल गया, क्योंकि पहले सब कुछ स्टेट के हाथ में था तो कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, और जब फार्मिंग मेथड बदल गया तो सब चीजें हो गई महंगी और जो लोगों की सेविंग्स थी वो भी खर्च हो गई। एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी वो भी खत्म हो गई। गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सब्सिडी भी दी थी, जैसे कि हेल्थ में, एजुकेशन में, लेकिन जब
ऑनरशिप ही खत्म हो गई तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दी वो सारी सब्सिडीज। अब क्या हुआ, जब ये सब सिचुएशन आई तो पूरी तरह से इन कंट्रीज की, इन स्टेट्स की लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि इनमें बहुत से सालों से एक चले आ रहा था सिस्टम जिसे बोला गया सोशलिज्म, और जब टोटली वो चेंज हो गया है, इनकी लाइफ चेंज हो गई, इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो हर जगह इसका इफेक्ट आया और हमने इसे समझा शॉक थेरेपी के रूप में। अब हम बात करेंगे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उस टाइम सभी कमजोर हो गए थे। ऐसी सिचुएशन में रूस को भी काफी टाइम तक सिविल वॉर देखना पड़ा और तजाकिस्तान में भी 10 साल तक सिविल वॉर चलता रहा। चेकोस्लोवाकिया ने अपने आप को 2 पार्ट्स में बांट लिया और यूगोस्लाविया ने 4 पार्ट्स में। और जो सेंट्रल एशिया थे उन स्टेट में पेट्रोलियम क्योंकि बहुत ज्यादा था और रिसोर्सेज भी थे, तो इस वजह से बहुत सी कंट्रीज की और बहुत सी पावर्स जो थी उनकी कौवे की नजर थी कि भाई कैसे हम, ऑयल कंपनीज चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा हमें मिले, इनका जो ऑयल है हम उसको ट्रेड करें। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हुई, अब हम बात करेंगे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद सभी स्टेट्स वीक हो गए थे। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि बाहर से हम पर कोई अटैक हो रहा है, बल्कि रशिया को भी काफी टाइम तक सिविल वॉर फेस करना पड़ा। तजाकिस्तान में 10 साल तक सिविल वॉर हुआ और चेकोस्लोवाकिया ने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यूगोस्लाविया ने भी अपने आप को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तो इसी तरह सेंट्रल एशिया में जो हाइड्रोकार्बनिक रिसोर्सेस थे, जैसे पेट्रोलियम हुआ, तो इस तरह के रिसोर्सेस पे जो पावर्स थी वो चाहती थी कि हमें ये रिसोर्स मिले। तो कई कंट्रीज के उस पे क्या थे, कई कंट्रीज के कौवे की नजर थी उन पे कि जो ऑयल कंपनीज थी वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहती थी इनका। तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो हुए वो फेस करने पड़े इन स्टेट्स को। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिज्म स्टेट्स। तो क्या था उसके बीच में रिलेशन, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस पीरियड में इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन कैसे थे। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा सेकंड चैप्टर, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। आई होप कि आपको मैं समझा पाई व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, हाउ सोवियत डिसइंटीग्रेटेड, why Soviet disintegrated, what was the shock therapy, and the last one, relationship between India and USSR. इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चन आता है 6 नंबर का अबाउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो एक बार आप स्पेशली जो रीजंस हैं उनको दोबारा से वीडियो में देख लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड समझ आया हो लेसन तो वीडियो लाइक जरूर करें।